आदाब नमस्कार, मैं रदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संशोधन पर बनी जेपीसी की बैठक में हंगामा, बुलाना पड़ा मार्शल। ओवैसी, कल्याण समेत 10 विपक्षी सांसद सस्पेंड। आरएसएस के भैयाजी जोशी बोले, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी हिंसा जरूरी। शाहीन बाग रैली में ओवैसी ने अपने कैंडिडेट्स के लिए किया पैदल मार्च, केजरीवाल पर भी साधा निशाना। महाराष्ट्र को मिलेगा एक और डिप्टी सीएम, संजय राउत के दावे ने मचाई खलबली। अरविंद केजरीवाल बोले, मैं योगी जी से कहूंगा कि अमित शाह को बैठाकर समझाइए कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए। आप प्रमुख पर स्वाति मालीवाल का बड़ा आरोप, कहा मुझ पर केजरीवाल ने ही हमला करवाया था। रूस की राह पर अमेरिका, ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने के लिए संविधान बदलने की तैयारी। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के भंडारा में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़े विस्फोट की सूचना मिली है। इस हादसे में 8 कर्मचारियों की मौत हो गई है। वहीं कई अन्य कर्मचारियों के हताहत होने की खबर भी सामने आ रही है। फैक्ट्री के आरके ब्रांच सेक्शन में यह हादसा हुआ है। थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। भंडारा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वहाँ बड़ा स्फोट हुआ है और 8 लोगों का मृत्यु हुआ है और 7 जख्मी हुए हैं। ये प्राथमिक माहिती है। मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब लोग 1 मिनट खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पण करें, बाद में आगे। संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में आज हंगामा हो गया। इस हंगामे को देखते हुए मार्शल बुलाए गए। असदुद्दीन ओवैसी और कल्याण बनर्जी समेत 10 विपक्षी सांसदों को जेपीसी सदस्यता से 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब जेपीसी की बैठक में हंगामा हुआ हो। इससे पहले भी इस बैठक में विवाद हो चुके हैं। देखिए, हम लोग का 21 तारीख तक 21 तारीख तक टूर था। टूर के बाद रात में सब नोटिस दिया 24th मीटिंग होगा। दैट इन दी टूर itself meeting, Mr. Raja and others requested the chairman to adjourn, fix up the date on 30th or 31st. Within 3 days, it is not possible. He didn't hear us. Amendments he moved. And he asked. All of a sudden, we have got the notice that by 22nd, 4 o'clock, amendment has to be given. We have given the amendment, no sufficient time. Then हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, इसको बंद कीजिए, 30 में लीजिए। देखिए, इस रिक्वेस्ट नहीं सुना। कल जब हम लोग रात लैंड किया है दिल्ली में, सब्जेक्ट हैज बीन चेंज। पहले बोला था क्लॉज वाइज होगा, उसने हम लोग कहा सब्जेक्ट रात 11:30 बजे चेंज कर दिया और बोल दिया 25th में मीटिंग नहीं होगा, 24th and 27th. We have folded the request. भाजपा नेता जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज जेपीसी की बैठक क्लोज बाय क्लोज होनी थी। जो 44 संशोधन हैं उन पर सहमति से या वोटिंग के जरिए फैसला लेना था, लेकिन जेपीसी के सदस्य कई राज्यों में दौरे पर गए हैं और बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर नहीं जा पाए। वहीं फारूक साहब जो इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहते थे, उन्हें आज मौका दिया गया है। आज जेपीसी का डेलीगेशन उनकी बात सुनेगा, इसलिए आज की बैठक अब 27 जनवरी को आयोजित की जाएगी। देखिए, आज जेपीसी की मीटिंग क्लॉज बाय क्लॉज पे होनी थी और जो 44 संशोधन है उस पे निश्चित तौर से सहमति या वोटिंग से हमको क्लियर करना था। लेकिन ये जेपीसी वक्त की जो है वो देश के काफ़ी राज्यों में गई, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, असम हो, यूपी हो। लेकिन पिछले महीनों से बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर नहीं जा पाए थे। अब जम्मू कश्मीर के हमारे जो मीर वाइज हैं फारूक साहब, वो लगातार इस कमेटी में पेश होना चाहते थे, तो हमने उनको भी आज मौका दे दिया है। वो कह रहे थे कि साहब अगर कमेटी में नहीं आ सकते तो हम आपसे मिल लेंगे, लेकिन जब वो जम्मू कश्मीर से हमारा एक डेलीगेशन, तो हमने आज जेपीसी में फिर उनके डेलीगेशन को जेपीसी के सामने सुनेंगे एज ए विटनेस, और कुछ डेलीगेशंस हैं उनको हम सुनेंगे। और आज की जो क्लॉज बाय क्लॉज की बैठक है
अब वो 27 जनवरी को क्लॉज बाई क्लॉज पे होगी और हमारी उम्मीद है कि जो 44 संशोधन लेके आए उस पे सभी सदस्यों को जो पिछले 6 महीने से हमने आरएसएस के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी हिंसा जरूरी है। गुजरात यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में अहिंसा का तत्व निहित है। हालांकि कभी कभी हमें अहिंसा की अवधारणा की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू सदा ही अपने धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अपने धर्म की रक्षा के लिए हमें वे काम भी करने होंगे जिन्हें दूसरे लोग अधर्म करार देंगे, और ऐसे काम हमारे पूर्वजों ने किए थे। भारत के लोगों को शांति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि जो सबको साथ लेकर चल सकता है वही शांति स्थापित कर सकता है। भैयाजी जोशी ने आगे कहा कि अगर कोई धर्म लोगों को अपने अपने धर्मों का पालन करने की अनुमति नहीं देता है तो शांति स्थापित नहीं होगी। भारत के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जो सभी देशों को साथ लेकर चलने में समर्थ हो। अगर हम पूरी दुनिया को एक परिवार मान ले तो कोई संघर्ष नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब हम कहते हैं कि भारत को मजबूत बनना चाहिए तो हम असल में दुनिया को आश्वासन दे रहे हैं कि एक मजबूत भारत और एक मजबूत हिंदू समुदाय सभी के हित में है, क्योंकि हम कमज़ोर और वंचितों की रक्षा करेंगे। मानवता हिंदू धर्म के केंद्र में है। जब लोग खुद को हिंदू कहते हैं तो इसमें कई पहलू शामिल होते हैं। यह एक धर्म, आध्यात्मिकता, विचारधारा, सेवा और जीवन शैली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब केवल 2 हफ्ते का समय बचा है। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं। वहीं एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए रैली की। उन्होंने ओखला में अपनी पार्टी के उम्मीदवार शिफाउर रहमान के लिए प्रचार किया। इस दौरान वो पहले ओखला के बटला हाउस इलाके में पैदल मार्च किया और उसके बाद शाम को शाहीन बाग में रैली को संबोधित किया। अगर जो कोई सरकारें किसी के ऊपर जुल्म करेगी और नाहक उनको जेल में डालेगी तो जमहूरियत का तकाजा ये भी है कि आप उन बेजुबानों की आवाज बने। मजलिस ने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि मजलिस ने अच्छा काम किया। और अगर कोई मुझे पूछेगा क्या कह रहे हो, तो क्या जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर बड़ौदा डायनामाइट केस नहीं बुक हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर से जेल में बैठकर जॉर्ज फर्नांडिस इलेक्शन जीते तो इंशाअल्लाह ताला शिफा भी जेल में बैठकर ओखला का इलेक्शन जीतेगा और एमएलए बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप बताइए कि जो 5 साल से जेल में है, ना कोर्ट में कार्रवाई चलती है, ना मुकदमा खत्म होता है, ना विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है, मगर प्रोसेस एक पनिशमेंट बना दिया गया। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? शिवसेना यूवीटी के सांसद संजय राउत ने अपने बयान से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में अब 2 नहीं बल्कि 3 डिप्टी सीएम होने वाले हैं। उद्धव ठाकरे के नेता ने यह भी दावा किया है कि नया डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना से ही नेता होगा। एकनाथ शिंदे का शिवसेना से क्या संबंध है? कल एक ऑर्केस्ट्रा था वहां सोनू निगम का, तो लोग जमा हो गए थे। सोनू निगम को पैसा देकर उनको एक बहुत बड़ा कोई लाइव शो किया था, तो लोग आते मजा देखने में, उसमें भाषण हो गए लोगों के कुछ। ये लाचार लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये भाग गए ईडी सीबीआई के डर से, और मोदी और शाह उनको भी नहीं छोड़ेंगे। जल्दी ही महाराष्ट्र को 3रा डिप्टी सीएम मिलने वाला है, आप देखिए, और उनमें से कोई होगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। हाँ, भाजपा नेता प्रवीण खंडेलवाल ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आप पार्टी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर हताश है, निराश है, बेचैनी और घबराहट में दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाने का फैसला ले लिया है। संजय सिंह के इस बयान से साफ तौर पर उनकी हताशा, निराशा, बेचैनी और घबराहट दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए ये लोग घबराए हुए हैं और इस प्रकार की निराधार बातें कर रहे हैं।
8 फरवरी सामने है, जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, दिल्ली की जनता इस बात को तय करेगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन जहां तक ओवैसी जी के बयान का सवाल है, तो कम से कम ये समझना चाहिए कि कानून क्या कहता है, चुनाव आयोग क्या कहता है और दिल्ली की जनता क्या कहती है। केवल मात्र बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। उद्धव ठाकरे यदि अब हिंदुत्व की बात नहीं करें तो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने कहा कि सच्चाई ये है कि ना तो गंगा साफ हुई है और ना ही यमुना। दोनों के नाम पर खूब राजनीति हुई है। गंगा और यमुना की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकारें एक दशक में सत्ता में हैं, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि दोनों एक साथ एक मेज पर बैठकर राजनीति से ऊपर उठकर समाधान करें। एक दशक से बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकारें चल रही हैं। दोनों को कभी भी हमने एक टेबल पर आकर मिल बैठकर राजनीति से ऊपर उठकर समाधान देते हुए देखा ही नहीं है। आज फिर चुनाव में माँ गंगा, माँ यमुना, इनके लिए राजनीतिक चुनावी मुद्दों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लोगों की भावनाओं के साथ कहीं आस्था का भी विषय है और जरूरत भी है। जिंदगी जीवन भी है, पानी है, पीना है लोगों को। जहरीला पानी हो चुका है। हर बार राजनीति और इस बार भी राजनीति है। अगर कुछ अब करना है तो वो कांग्रेस को करना है और कांग्रेस ने ये पहले भी कर दिखाया है और कांग्रेस कर दिखाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास नियत है और हमें अगर लोगों ने मौका दिया तो हम कर दिखाएंगे। दिल्ली की यमुना को भी साफ, उसका ठीक रहा। हम केजरीवाल की तरह पूर्वांचल के लोगों के सर पर नहीं फोड़ेंगे कि ये कच्ची कॉलोनियों में बसते हैं, कच्ची कॉलोनियों में सीवर नहीं है, सीधा सीवर का पानी यमुना में जाता है। ये कहानियां सुनते सुनते केजरीवाल 10 साल बीत गए। अगर कच्ची कॉलोनियां थी तो पक्की किसे करनी थी? उन कच्ची कॉलोनियों में अगर सीवर नहीं था तो किसे सीवर लाइनें डालकर उसे यमुना में जाने से रोककर उसे दुरुस्त करने की जरूरत थी? सो झूठ और फरेब का एक अड्डा बन चुका है केजरीवाल। नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने कहा कि आज महाकुंभ में दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छी ही व्यवस्था की है। उन्होंने जो कहा वो किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर मैं 2025 तक यमुना को साफ नहीं कर पाया तो आप मुझे वोट ना दें। फिर आज वे किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? मैं सबसे पहले तो देशवासियों को महाकुंभ की बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी, हमारे वहां के मुख्यमंत्री योगी जी ने कैसे करोड़ों लोगों का इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, उनके रहने का, खाने पीने का, और सभी इतना खुश होके आ रहे हैं। मैं भी लोगों से मिल रहा हूं और जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने किया। और वो दूसरी तरफ बार बार चिल्लाकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत करना। आज वो किस मुंह से वोट मांग रहे हैं मेरे को समझ नहीं आता। आदमी अपनी बात से कैसे फिर जाता है, आदमी कितना झूठ बोलता है, हर बात पे झूठ बोलता है, ये दिल्ली की जनता को समझ आ चुका है। तो मैं अरविंद केजरीवाल को फिर से चुनौती करता हूँ कि अभी भी दिन शेष है, जाकर यमुना में डुबकी लगा के आइए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी कहते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। मैं उनसे सहमत हूं। केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की कानून व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी आती है। मैं योगी जी से कहूंगा कि वो अमित शाह को बिठाकर समझाएं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए। कल योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसका पूरे दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं। दिल्ली के लोग उससे 100% सहमत हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 गैंगस्टर्स, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को बांट लिया है 11 हिस्सों में, और खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारियों के फोन आ रहे हैं 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पे गैंगवार हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डेली दिल्ली में 17 बच्चों का अपहरण होता है। डेली दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। दिल्ली के अंदर ओपनली चाकूबाजी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं,
चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। पूरी दिल्ली दहशत में है और पूरी दिल्ली लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। दिल्ली में चुनावी प्रचार का माहौल बना हुआ है। इस बात को सामने रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की ओर से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था और यमुना की सफाई के प्रति सरकार की उदासीनता पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। गंगा जी का जो सफाई शुरू हुई, वो कोई माने या ना माने 87-88 में नेशनल गंगा प्लान राजीव गांधी जी लेकर आए थे। तब से सही में गंगा जी की सफाई का काम शुरू हुआ। उन्होंने गंगा जी की सफाई के प्रति पूरे देश में एक जागरूकता की और उसके बाद जो भी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं वो भी उस पर काम करती रही हैं। तो एक प्राथमिक रूप से कांग्रेस की है एक वो शुरुआत रही है। दिल्ली में मैं अच्छा है आज इन्होंने यमुना की सफाई की बात की। कांग्रेस तो यमुना जो गंदी हो रही है और केजरीवाल के सीधे सीधे निकम्मेपन से जो बर्बाद हो रही है, आज तक इसका सवाल क्यों नहीं उठाया पिछले 5-6 महीने को छोड़ के। भाई शीला जी के समय 7 इंटरसेप्टर लगने थे जो नजफगढ़ नाले की और शादरा नाले की गंदे पानी को साफ करके जमुना जी में डालते। किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाए। बार बार इनको पूछते भाई क्यों आप लोगों ने ये काम जो है नहीं किया। आज हर चीज सस्ती कर देंगे, हर चीज फ्री कर देंगे तो काम कैसे होगा दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल तो सीधे सीधे दिल्ली की बर्बाद यमुना के लिए जिम्मेवार हैं। अभी साल 1.5 साल से जब से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी दिखाई है एलजी साहब और दिल्ली सरकार को उसमें काम करने के लिए तत्पर। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला किया और उन पर विभव कुमार को बढ़ावा देने और पुरस्कृत करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में चुनावी दंगल के बीच स्वाति मालीवाल ने कहा कि पता चला कि पंजाब सरकार विभव कुमार को Z+ सुरक्षा मुहैया करा रही है। सुनने में आ रहा है कि विभव कुमार नामक गुंडे को Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है पंजाब सरकार द्वारा। ये वही गुंडा है जिसने अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में मुझे घसीट घसीट के बेरहमी से पीटा। मैं अब ये 6 महीने में पूरी तरीके से मानने लग गई हूं कि मेरे को अरविंद केजरीवाल जी ने ही पिटवाया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्यों विभव को इतना बचाते और कदम कदम पे उसको प्रमोट करते। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत डर है कि अगर विभव कुमार नाराज हो गया तो वो इस देश को बता देगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने ही उसको बोला था मुझे पीटने के लिए। सबसे पहले अगर हम देखें ये पिछले 6 महीने में मैं अपना केस अकेले लड़ रही हूं, लेकिन विभव कुमार के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश में जितने नामी महंगे और बड़े से बड़े वकीलों की फौज इकट्ठा कर रखी है उसको बचाने के लिए। दूसरी बात, ये विभव कुमार ऐसा आदमी है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी थी कि गुंडा है और बेल देते हुए रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि इसे कोई और इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं दी जाए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कुंभ में राजनीतिक डुबकी को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रयागराज में गंगा मैया का पानी पिएं, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी नदी कितनी साफ हुई। मुख्य मुद्दों पर आइए और मुद्दा पानी को साफ करना है। प्रयागराज में मंत्रिमंडल की डुबकी राजनीतिक अर्थ में लगाना अपने आप में गलत है। प्रयागराज का गंगा मैया का पानी पिए तो अपने आप पता चल जाएगा कौन सी नदी कितनी साफ हुई है, कौन सी माँ कितनी साफ हुई है। ये जुमलेबाजी करने से कोई फायदा नहीं है भाजपा वालों और आप वालों। मुख्य मुद्दों पर आइए। मुख्य मुद्दे पानी साफ करना है, मंत्रिमंडल की डुबकी लगाना नहीं है। मंत्रिमंडल की डुबकी राजनीतिक अर्थ में लगाना अपने आप में गलत है। कुंभ क्षेत्र धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र में अमृत स्नान है। अमृत स्नान में कोई भी राजनीतिक बात करेगा वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा। अन्ना हजारे ने स्वयं पूरे देश को धोखा दिया है और अन्ना हजारे के पीछे जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी थी उसका खेल स्पष्ट हो गया है। अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे और भारतीय जनता पार्टी और संघ, इन सब लोगों ने मिलकर के शीला दीक्षित जी को धोखा दिया, दिल्ली को धोखा दिया, देश को धोखा दिया और झूठे प्रचार और प्रसार करके कांग्रेस को सत्ता से अलग किया। जनता अब सब समझ गई है, जनता जानती है कि काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी, इन दोनों ने, किसी ने अन्ना के नाम पर और किसी ने संघ के नाम पर देश को गुमराह किया है। मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के चुनाव में आ जाए, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 में देश से वादा किया था कि देश की नदियों, विशेष रूप से
गंगा की सफाई का काम भाजपा सरकार करवाएगी। अगर यूपी के मुख्यमंत्री दिल्ली की यमुना पर सवाल उठा रहे हैं तो वो अपने आप में ही वादे पर सवाल उठा रहे हैं। केवल सवाल उठाना ही भाजपा का चरित्र बनकर रह गया है। उनके पास अब यही काम रह गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 में देश से ये वादा किया था कि जो देश की नदियां हैं मां गंगा के साथ उनकी सफाई का काम भाजपा की सरकार करवाएगी। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो यमुना की सफाई पे सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के उस वादे पे भी सवाल उठा रहे हैं जो वादा 2014 की भारतीय जनता पार्टी की जब चुनाव चल रहा था लोकसभा का तब भाजपा ने किया था। इसलिए केवल सवाल उठाना यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। और जहां तक सफाई का सवाल है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती बहती है जिसमें नाले गिरते हैं। क्या कोई गोमती में स्नान कर सकता है? गोमती में एक समय ये था कि कई नदियां ऐसी उत्तर प्रदेश में कानपुर और लखनऊ में जहां नदी में मछलियां तक मर गई थी। तो सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी केवल सवाल पूछ सकती है, जवाब भाजपा नहीं देती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भाजपा ने देश को जिस तरह से वादे किए थे 2014 में, 2019 में, 17 में, 22 में, क्या वो वादे पूरे हुए? आप जनता के साथ धोखा देने का काम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री अचेत हो चुके हैं, अपराध आदत बन गई है और भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो चुका है। इस मौजूदा सरकार में सबसे भयावह चीजें भी मामूली हो गई हैं। मुख्यमंत्री इस घटना पर चुप हैं। दोनों पक्ष स्वीकार कर रहे हैं कि गोलियां चली हैं, लेकिन अब तक कोई नामजद एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्हें सरकार का पूरा संरक्षण मिल रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जो है अचेत हो चुके हैं और अब जो है अपराध जो है आदत हो गई है और भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार हो चुका है। रूह कपकाने वाले भी चीज़ें जो हैं अब जो है मामूली चीज़ हो चुकी है इस मौजूदा सरकार में। माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना पे चुप्पी हैं, साधे हुए हैं और लगातार जो है अपराधी खुल करके स्वीकार कर रहे इंटरव्यू में दोनों पक्ष कि उन लोगों ने गोलियां चलाई हैं, लेकिन किसी पर भी जो है नामजद एफआईआर जो है अब तक नहीं हुआ है। तो ये पूरा संरक्षण जो सरकार द्वारा मिल रहा है। और आप देखिएगा, मुख्यमंत्री जी ने तो अपने कलम पर जो है दो अपराधियों को बाहर निकाला जेल से, और ये नहीं, छूटने के बाद उनके घर तक जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो केंद्र मंत्री हैं वो दोनों के साथ बैठते उठते हैं, मिलने जाते हैं। तो पुलिस की हिम्मत कहाँ है कि किसी पर भी जो है कार्रवाई कर दे। तो बिहार में आप देखिएगा भ्रष्टाचार वैसे ही पूरे, अभी जो है डीईओ जो है शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए जो है उनके घर से मिला। पता नहीं जितने अधिकारियों के छापा मारी जाए तो कितने रुपए जो है बरामद होंगे। हमने पहले भी बार बार कहा कि बिहार जो है भ्रष्टाचार की गंगोत्री यमुनोत्री जो कह लीजिए। तो बिहार में ये डबल इंजन की सरकार एक अपराध में और एक जो है भ्रष्टाचार में लगी हुई है। और बिहार में हर महीने 500 से भी ज़्यादा मौतें होती हैं, 500 से भी ज़्यादा जो है मर्डर होता है। किसी पे कोई कार्रवाई। बिहार के पटना से सटे मोकामा में बीते बुधवार को हुए गैंगवार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि पटना के करीब आप देख सकते हैं कि 100 से 200 राउंड गोलियां चलाई जा रही हैं। आप समझ सकते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो चुकी है। अब इस पर जेडीयू नेता ललन सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ नहीं हो रहा है बिहार में। बिहार में कानून अपना काम करता है और कोई भी घटना अगर होती है पुलिस अपना कार्रवाई करती है, कानून अपना काम करता है। हाँ, तेजस्वी जी के पिताजी थे, माताजी थी, बिहार में 15 साल तक शासन उन लोगों ने चलाया था। तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त था कि अपहरण का बिहार में उद्योग चलता था। कोई शाम में सूर्यास्त के बाद घर से निकलना नहीं चाहता था। और जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं वो सब तो उन्हीं के साथ है ना। सिवान के स्वतंत्रता सेनानी, उस पूरे इलाके के स्वतंत्रता सेनानी। अभी लोकसभा के चुनाव में जिन लोगों को मेरे खिलाफ मैदान में उतारे थे
वो तो फ्रीडम फाइटर थे ना, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता आंदोलन में आजीवन कारावास हुआ था उनको। तो ये सब स्वतंत्रता सेनानी के साथ लेके गठबंधन करके चलेंगे तो वही होगा जो पुराना बिहार का लालू जी का, राबड़ी जी का शासनकाल था, वही वापस आएगा। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में पिछले 20 साल में कोई रात में डर लगता है किसी को? किसी भी समय कोई भी कहीं से कहीं पहुंच सकता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले साल देश के संविधान में फेरबदल कर 2036 तक खुद को राष्ट्रपति पद पर बनाए रखने का रास्ता साफ कर लिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप भी इसी रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में 2 बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रह सकता। अमेरिका कानून के हिसाब से 2 बार के राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन अब इसे बहुत जल्द बदला जा सकता है। एक रिपब्लिकन पार्टी के नेता ने गुरुवार को अमेरिकी संविधान में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के जरिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या किसी अन्य राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जा सकता है। प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य टेनेसी के सांसद एंटी ओल्गर्स ने कहा, ट्रंप ने खुद को आधुनिक इतिहास में एकमात्र ऐसे नेता के रूप में साबित किया है जो हमारे देश के पतन को पलटने और अमेरिका को महानता की ओर फिर से स्थापित करने में सक्षम है और उन्हें यह मिशन पूरा करने के लिए आवश्यक समय दिया जाना चाहिए। कमला हैरिस ने चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिकी के लोगों को चेतावनी देती रही कि ट्रंप सत्ता में आए तो अमेरिका का कानून बदल देंगे। रिपब्लिकन हाउस के सदस्य की ओर से लाया गया यह प्रस्ताव लग रहा है कि ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिकी कानून बदलने की शुरुआत कर दी है। ट्रंप पहले ही जेंडर, नागरिकता और प्रवासी कानून बदलने के लिए कदम उठा चुके हैं। ओगल्स ने अपने बयान में कहा, यह जरूरी है कि हम राष्ट्रपति ट्रंप को जो बाइडेन प्रशासन के समय खराब हुए अमेरिकी तंत्र को सही करने के लिए आवश्यक हर संसाधन प्रदान करें। ओगल्स ने आगे कहा कि ट्रंप गणतंत्र को बहाल करने और हमारे देश को बचाने के लिए समर्पित हैं और हमें विधायकों और राज्यों के रूप में उनका समर्थन करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करना चाहिए। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।